यस पीपल, सो डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने क्या पढ़ा था? ब्रेक से पहले हमने रेंज कॉन्सेप्ट चालू किया था। वो रेंज कॉन्सेप्ट को एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं और रिवाइज करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके पीपल, अपन ने कहां से पढ़ना चालू किया था, क्या क्या पढ़ा, उसको एक बार क्विकली मैं रिवाइज कर लेता हूं। सीधा 92C के सब सेक्शंस पे आ जाओ। और बेटा जहां मेथड चालू हो रही थी उससे पहले जो सेक्शन थी दैट इज 92C। और 92C में देखो मैंने आपको क्या बताया था, दैट 92C इज अ कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। अब एक बात समझना, 92C क्या बोलती थी कि बेटा आपको जो 6 मेथड दे रखी है उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लेके और आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। 6 मेथड कौन कौन सी है? पहला कप मेथड, दूसरा रीसेल प्राइस मेथड, तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड, चौथा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और पांचवा ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। इन 5 में से और छठा एनी अदर मेथड में बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। ये 6 में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लेके और आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। अब एक बात समझना, ये 5 मेथड में आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालते थे अपन ने सीखा था। कप मेथड में आप कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस ढूंढो और उससे जो भी प्राइस है उससे आर्म लेंथ प्राइस निकाल दो। उसका बाद रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड नाम से पता चलता है कि आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से गुड्स या सर्विस एक्वायर करते हो और आगे आप आउटसाइडर को रीसेल कर देते हो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रीसेल प्राइस लोगे, उसमें से नॉर्मल जीपी मार्जिन लेस करोगे, आपके परचेज रिलेटेड खर्चे वो लेस करोगे, आपको आर्म लेंथ प्राइस यहां पे मिल जाएगा। कॉस्ट प्लस मेथड में जैसा नाम से पता चलता है, कॉस्ट प्लस मेथड, सबसे पहले आप कॉस्ट लो, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। कॉस्ट लो, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड में क्या होता है? आप जो दूसरे लोग जितना नेट मार्जिन बता रहे हैं उतना नेट मार्जिन आप भी बता दो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। अब एक बात समझना, जो प्रॉफिट परसेंटेज वाली जो 3 मेथड है, वन इज द TNM, वन इज द कॉस्ट प्लस मेथड एंड वन इज द रीसेल प्राइस मेथड। उसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है, अगर उससे रिलेटेड कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस है तो उसके एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड नॉर्मली कहां यूज होता है? जहां पे जॉइंट वेंचर में काम होता है, जहां 2 एंटरप्राइज आपस में जॉइंट वेंचर में काम करती है, तो वहां पे जो मेथड यूज होता है दैट इज द प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। सबसे पहले आप एक काम करो, प्रॉफिट को स्प्लिट कर दो। जो रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन रेशियो दे रखा है उसमें आप प्रॉफिट को स्प्लिट कर दो और उसके बाद आपको आर्म लेंथ प्राइस मिल जाएगी। उसके बाद हमने सबसेक्शन 2 में यह पढ़ा था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाती है एक ही मेथड से, मतलब एक ही मेथड से एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आती है, तो आपको उसका एवरेज लेना पड़ेगा। आपको उसका अरिथमेटिक मीन लेना है, मतलब एवरेज लेना है। और अरिथमेटिक मीन करने के बाद अगर जो भी तुम्हारा एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आता है वो वाला एंड तुम्हारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर तुम्हारा अप टू 3% है तो वो टॉलरेंस बैंड माना जाएगा। उसको डिफरेंस को छोड़ दोगे और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस बन जाएगी। लेकिन यहां पे ये बोला हुआ था कि होलसेल ट्रेडिंग में 1% का टॉलरेंस बैंड रहेगा, नॉर्मल में 3% का टॉलरेंस बैंड रहेगा। उसके बाद अपन ने ये देखा था कि 14/2014 के बाद में रेंज कॉन्सेप्ट आया। रेंज कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास 6 या 6 से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाती है, अगर आपके पास 6 या 6 से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आती है तो वहां पे रेंज कॉन्सेप्ट लगेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा? जितनी आर्म लेंथ प्राइस तुम्हारे पास है उसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद सबसे पहले आप 35 परसेंटाइल करो, उसके बाद आप 65 परसेंटाइल करो। 35 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल, आपको ये एक रेंज मिल जाएगी। अगर तुम्हारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन उस बीच में फॉल कर जाता है तो तुम्हारी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आर्म लेंथ प्राइस है, अदरवाइज आपको मीडियन लेना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, जब आप 35, 65 परसेंटाइल या 50 परसेंटाइल करते हो तब कोई भी नंबर अगर होल नंबर नहीं आता है तो आप हायर वाला नंबर लोगे। मतलब अगर 3.55 आ गया तो आप 4 लोगे, 5.45 आया तो आप 4 लोगे, 5.1 आ गया तो भी आप 5.1 आ गया तो आप 6 लोगे करके, ठीक है? मतलब अगर होल नंबर नहीं है तो नेक्स्ट हायर नंबर है वो आपको लेने का है। लेकिन अगर होल नंबर आ जाता है तो उस नंबर के आगे जो वैल्यू दे रखी है और उसके अगले वाले नंबर के आगे जो वैल्यू दे रखी है उसका एवरेज लेंगे, वहां से आपकी रेंज स्टार्ट होगी। अब एक और चीज समझना, ये रेंज कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ 4 मेथड में लगता है। वन इज द कप मेथड में लगता है, रीसेल प्राइस मेथड में लगता है, कॉस्ट प्लस मेथड में लगता है एंड TNMM में लगता है, मतलब प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में नहीं लगता। उसके बाद में एक और बात समझना, ये जो भी तुम्हारी ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड है, रीसेल प्राइस मेथड एंड कॉस्ट प्लस मेथड, जहां प्रॉफिट परसेंटेज की बात होती है, यहां पे अगर आपके पास मल्टीपल ईयर का डेटा अवेलेबल है तो आप 3 ईयर का वेटेड एवरेज लोगे, ठीक है?
करंट ईयर का, और पीछे के 2 साल का आप वेटेड एवरेज करके लोगे अगर आपके पास मल्टीपल ईयर का डेटा अवेलेबल है तो। अगर मल्टीपल ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप जिस ईयर का अवेलेबल है वो ले लो करके, ठीक है। अब एक बात समझना, जैसे हो सकता है इस साल का डेटा अवेलेबल है लेकिन लास्ट ईयर का नहीं है, उसके लास्ट ईयर का है, तो जितने ईयर अवेलेबल है उसका आप वेटेड एवरेज कर लो। वेटेड कैसे करोगे कि जो पीएलआई यूज हुआ है, जो प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर यूज हुआ है, नॉर्मली जैसे आपको दे रखा होगा ओपी डिवाइड बाय ओसी, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तीनों की टोटल कर दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट की टोटल कर दो, उससे डिवाइड करके जो आता है दैट इज वेटेड एवरेज करके, ठीक है। वो वाला लेने का और फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में वगैरह डालने का। लेकिन असेसमेंट के टाइम पे क्या हुआ, अगर असेसमेंट करते टाइम अगर मान लो किसी एंटरप्राइज ने इस साल का ट्रांजैक्शन है वो कंपेरेबल नहीं है तो उसको हटा देगा एओ, और अगर कोई दूसरा ट्रांजैक्शन मिल जाता है जो कंपेरेबल है तो उसको क्या कर देगा, कंसिडर कर देगा, और उसके बाद वो आपकी आर्म लेंथ प्राइस देखेगा, ठीक है। चलो इतना हो चुका था, आई थिंक इतना हो चुका था। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। इसमें एक चीज का चेंज करो, ये ऊपर सब सेक्शन 2 थी, इस पेज पे पेज नंबर आपका 22 पे 1 था 2 था, उसके बाद ये सब सेक्शन 3 है, ये वापस 1 हो गया है करके, ठीक है वर्ड में, बट ये 3 है, 3 इसको करो, और इसके बाद जो सब सेक्शन है इसको 4 करो, बस। ये सब सेक्शन 3 और ये सब सेक्शन 4। अब देखो सब सेक्शन 3 क्या बोलती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो पीपल, सब सेक्शन 3 क्या बोलती है? सो सिंपल सेक्शन। अब एक बात समझना, सब सेक्शन 3 ये बोलती है कि 4 केस ऐसे है जिसमें तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस एओ निकालेगा। मतलब ऑब्वियसली पहले आर्म लेंथ प्राइस आप निकालते हो, आप अपना रिटर्न फाइल करते हो, और जब असेसमेंट होता है तो असेसमेंट में अगर एओ आपकी प्राइस से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी आर्म लेंथ प्राइस एओ निकालेगा। कितने केस में? 4 केस में। देयर आर 4 केसेस, इन दोज 4 केसेस योर आर्म लेंथ प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। सर ये कौन कौन से 4 केसेस है? सबसे पहला बेटा, अगर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आपने फॉलो नहीं की, मतलब आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं की, एओ को लगता है कि यहां रीसेल प्राइस लगना चाहिए और आपने वहां पे कप मेथड लगा दिया, या एओ को लगता है कि वहां पे आपका रीसेल प्राइस मेथड लगना चाहिए और आपने वहां पे टीएनएमएम लगाया, या एओ को लगता है टीएनएमएम लगना चाहिए और आपने वहां पे कप लगाया। तो अगर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो फॉलो नहीं की तो उस केस में आपकी आर्म लेंथ प्राइस एओ निकाल देगा। दूसरी चीज कि जो भी डेटा आप यूज करते हो आर्म लेंथ प्राइस निकालने में, वो डेटा अगर रिलायबल या करेक्ट नहीं है, आपने जो डेटा लिया है, क्योंकि अपन कंपेरेबल कंपनीज का डेटा लेते हैं और कंपेरेबल कंपनीज का जो डेटा लेते हैं वो डेटा अगर रिलायबल नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो उस केस में आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो असेसिंग ऑफिसर निकाल देगा। डेटा रिलायबल करेक्ट नहीं है तो आपकी आर्म लेंथ प्राइस असेसिंग ऑफिसर निकालेगा। तीसरा, जो गवर्नमेंट ने या लॉ मेकर्स ने जो बोला है आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाने का, आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में अपन टीपी स्टडी रिपोर्ट बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन 92D में बोला हुआ है, 92D अपन पढ़ेंगे, और 92D में जो आपको डॉक्यूमेंटेशन बोला हुआ है, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन आप प्रिपेयर नहीं करते हो तो आपकी आर्म लेंथ प्राइस एओ निकाल देगा। और अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया लेकिन उसको आप अगर सबमिट नहीं करते हो, जब एओ ने आपसे मंगवाया ड्यूरिंग द असेसमेंट, आपने उसको सबमिट नहीं किया, तो ये 4 केसेस ऐसे हैं जब आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो एओ निकाल देगा। तो सब सेक्शन 3 क्या बोलती है? देखो, देयर आर 4 केसेस इन विच योर आर्म लेंथ प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। फर्स्ट केस ये बोलता है कि बेटा आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं किया, आपने जो डेटा यूज किया वो रिलायबल नहीं है, करेक्ट नहीं है, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं किया, या फिर डॉक्यूमेंटेशन आपने बनाया नहीं करके, ठीक है। देखो, या तो डॉक्यूमेंटेशन बनाया नहीं या फिर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं किया, तो ये 4 केसेस ऐसे है जिसमें आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो आर्म लेंथ प्राइस असेसिंग ऑफिसर है, वो असेसिंग ऑफिसर तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस है, वो असेसिंग ऑफिसर तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस निकाल लेगा करके, ठीक है। ओके पीपल, प्लीज पे अटेंशन। देखो क्या लिखा हुआ है, आ जाओ सब लोग सब सेक्शन 3 पे, सब सेक्शन 3 पे आ जाओ सब लोग। देखो, वेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग मतलब असेसमेंट प्रोसीडिंग, बेसिकली फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम, द असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन ऑफ द ओपिनियन दैट, अगर असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन ऐसा बनता है, सबसे पहला
The price charged or paid in the international transaction or specified domestic transaction has not been determined in accordance with the subsection 1 and subsection 2. देखो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 आपको 6 मेथड देती थी और सबसेक्शन 2 बोलती है कि आपको उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लेके और आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। तो कुल मिला के आपने सबसेक्शन 1 और 2 को फॉलो नहीं किया, मींस आई कैन से दैट आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं किया। दूसरा पॉइंट, any information or document relating to an international transaction or specified domestic transaction have not been kept or maintained by the assessee in accordance with the provision contained in section 92D subsection 1 and the rules made in this behalf। मतलब आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया। आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या बनाना पड़ता है, जिन लोगों ने टीपी का काम किया होगा उनको पता रहेगा, अपन टीपी स्टडी रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको टीपी एनालिसिस का पूरा रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई आपकी आर्म लेंथ प्राइस ये आई, कैसे आई, क्यों आई, आपने कौन सी मेथड ली, आपके ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी सब्सिडरी कंपनी कौन सी, एसोसिएट एंटरप्राइज कैसे बने, क्या बने, वो पूरा एनालिटिक होता है उसमें करके, ठीक है। कम से कम 150-200 पेज का रिपोर्ट जाता है, दैट इज कॉल्ड टीपी स्टडी रिपोर्ट। वो डॉक्यूमेंटेशन में बनाना पड़ता है, अपन डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा करके, ठीक है। तीसरा पॉइंट, the information or data used in the computation of arm length price is not reliable or correct। मतलब जो डेटा आपने यूज किया है वो डेटा रिलायबल नहीं है, करेक्ट नहीं है। और लास्ट पार्ट ये बोलेगा कि बेटा assessee has failed to furnish within the specified time any information or document which were required to be furnished by notice issued under section 92D subsection 3। देखो टीपी स्टडी रिपोर्ट जो बनता है, जो डॉक्यूमेंटेशन बनता है, वो आप रिटर्न के साथ में फाइल नहीं करते हो। रिटर्न के साथ में एक सीए का रिपोर्ट जाता है 92E वाला, दैट इज 3CEB फॉर्म में, बट आप जो टीपी स्टडी रिपोर्ट है वो रिटर्न के साथ में नहीं जाता है। लेकिन जब भी असेसमेंट होता है और आपसे टीपी स्टडी रिपोर्ट मंगवाई जाएगी तो आपको टीपी स्टडी रिपोर्ट वहां ले जाके देनी पड़ेगी। तो अगर वो टीपी स्टडी रिपोर्ट आपने सबमिट नहीं की तो क्या होगा, देखो बेटा क्या बोला हुआ है आगे। The assessing officer may proceed to determine, देखो assessing officer may proceed to determine the arm length price in relation to that international transaction or specified domestic transaction in accordance with the subsection 1 and 2 on the basis of such material information or document available with him। मतलब assessing officer may proceed, मतलब assessing officer आपकी arm length price है वो assessing officer निकाल देगा। लेकिन बेटा इसमें आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर निकालेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडेड दैट the opportunities shall be given by the assessing officer by serving a notice calling upon the assessee to show cause on the date and time be specified in the notice why the arm length price should not be so determined on the basis of material information document in the possession of assessing officer। assessing officer आपसे पूछेगा कि क्यों ना मैं तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस निकाल दूं, तो वो ऐसा बोलेगा, आपको नोटिस भेजेगा कि आपने जो डेटा यूज किया है वो रिलायबल नहीं है, करेक्ट नहीं है, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन बनाना था आपने बनाया नहीं, या आपने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया उसको सबमिट करना था आपने सबमिट नहीं किया, या आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं की, तो क्यों ना मैं तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस मैं निकाल दूं। अगर वो निकालता है तो क्या होगा वो अपन सीखेंगे, लेकिन बेटा ये 4 केस में असेसिंग ऑफिसर आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है। तो आप एक काम करो ना, ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, इसके नीचे थोड़ी थोड़ी जगह है पास में, तो आप इसको शॉर्ट में लिखो ना, ये सब ऐसा 1 और 2 और आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, तो यहां ब्रैकेट में लिखो, ए वाले के ब्रैकेट में लिखो assessee fails to compute, assessee fails to compute ALP, that is arm length price as per MAM, as per MAM। assessee fails to compute ALP as per MAM। MAM का मतलब होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरे बी के पास में ब्रैकेट डाल के लिखो, बी के पास में ब्रैकेट डाल के लिखो, डॉक्यूमेंटेशन आर नॉट मेंटेन्ड, डॉक्यूमेंटेशंस आर नॉट मेंटेन्ड एज पर सेक्शन 92D, documentations are not maintained as per section 92D। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो सी पॉइंट के पास में, डेटा यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ALP, डेटा यूज्ड यहां तीसरे में लिखो, डेटा यूज्ड for computation of ALP
is not reliable or not correct, is not reliable or not correct. Data used यस पीपल, आपका वॉइस, आपको शायद वॉइस में थोड़ा डिस्टरबेंस आया होगा। ओके, लिखो क्या लिखा आपने। सबसे पहला पॉइंट में आपने लिखा, पहले पॉइंट में आपने लिखा दैट इज एसएससी फेल्स टू कंप्यूट एएलपी एज पर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। दूसरे पॉइंट में आपने लिखा दैट इज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मेंटेन एज पर सेक्शन 92 डी। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है, सी पॉइंट में आपको लिखना है दैट इज डेटा यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी इज नॉट रिलायबल और करेक्ट, is not reliable or correct, is not reliable or correct. And चौथा लिखो, assessee fails to furnish information and documents. Assessee fails to furnish, assessee fails to furnish information and documents. Assessee fails to furnish information and documents. Done people? Done people? चलो, अब एक बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन इज सब सेक्शन 4 और ये सब सेक्शन 4 थोड़ी एंटिक है। अब ये सब सेक्शन 4 क्या बोलती है, सब लोग इधर ध्यान देना और पूरा ध्यान इधर देना। एक बात समझना आप लोग, ऑल पीपल, सब मेरी तरफ देखो, इधर देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो। सब सेक्शन 4 सीखने जा रहे हैं। सब सेक्शन 4 क्या बोलती है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हाँ बेटा, इधर देखना बेटा। अब एक बात समझना, अगर असेसिंग ऑफिसर ने तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस निकाली तो क्या होगा, समझने की कोशिश करना। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हुआ क्या कि जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है सपोज बीबी लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड, और हमने जब रिटर्न फाइल किया तो एज पर आरओआई के हिसाब से क्या हुआ था पता है, आरओआई के हिसाब से हमारा पीजीबीपी का इनकम था वो मान लो 100 करोड़ था। पीजीबीपी का इनकम 100 करोड़ था आरओआई के हिसाब से। तो एज पर द आरओआई अवर इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी वाज 100 करोड़। अब एक बात समझना, सपोज यही हमारा जीटीआई बन गया, ग्रॉस टोटल इनकम 100 करोड़। अब एक बात समझना, इसमें से आपको डिडक्शन मिलता है मान लो 10AA का। ये जो यूनिट है हमारी एसईजेड में है और सपोज पूरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, तो 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट है तो हमको 10AA का डिडक्शन मिलता है, और 10AA का डिडक्शन मिल रहा है और सपोज हम 6 से लेके और 10th ईयर में है तो आपको पता रहेगा 1 से 5 साल तक आपको 100% डिडक्शन मिलता है 10AA में एसईजेड में। उसके बाद के 5 साल के लिए आपको 50% डिडक्शन मिलता है। तो सपोज आपको यहां पे डिडक्शन मिल गया वो तुम्हारा 50 करोड़ मिल गया, डिडक्शन 50 करोड़ मिल गया। तो आप ही बताओ मेरा एनटीआई कितना हो गया, 50 करोड़ हो गया। मेरा जो एनटीआई है वो एनटीआई हो गया 50 करोड़। अब एक बात समझना, यहां पे समझने की कोशिश करना, हुआ क्या कि असेसिंग ऑफिसर ने आर्म लेंथ प्राइस निकाली, और असेसिंग ऑफिसर ने जब आर्म लेंथ प्राइस निकाली तो उस बंदे ने मेरा क्या किया, इनकम बढ़ा के 140 करोड़ कर दिया। 140 करोड़ उसने मेरा इनकम बढ़ा के कर दिया। 140 करोड़ इज माय लाइक पीजीबीपी इनकम नाउ एज पर द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर ने आर्म लेंथ प्राइस निकाली और उसकी वजह से मेरी इनकम बढ़ गई। अब एक बात बताओ, मेरा जीटीआई कितना आएगा, जीटीआई भी 140 करोड़ आएगा। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे डिडक्शन आपको कितना मिलता है, तो डिडक्शन आपको 50% मिलता है। तो डिडक्शन मैं बताऊं, यहां 50% डिडक्शन मिलता है तो आपका 70 करोड़ का डिडक्शन होना चाहिए। बट बाबा यहां पे लॉ बोलता है, 92C का सबसेक्शन 4 बोलता है कि यहां पे डिडक्शन आपको सिर्फ 50 करोड़ का ही मिलेगा, और 90 करोड़ है वो 90 करोड़ ही आपकी इनकम बन जाएगी। 90 करोड़ आपकी इनकम बन जाएगी। मतलब इन वन वर्ड बोल दूं कि अगर मान लो एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दी
अगर एओ इज गोइंग टू कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस, एओ ने आर्म लेंथ प्राइस निकाली और आपकी इनकम को एओ ने बढ़ा दिया, तो जितनी इनकम को बढ़ाया उसके सामने आपको कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 के वाले जो डिडक्शन होते हैं एटीआईए, एटीआईबी, एटीआईसी, वो डिडक्शन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और एज वेल एज द आपको 10AA का डिडक्शन है उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला कि अगर मान लो एओ आपकी इनकम बढ़ा देता है, एओ आपकी इनकम है, वो एओ आपकी इनकम बढ़ा देता है, तो एओ ने जितनी इनकम तुम्हारी बढ़ाई उसके सामने आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 92C का सबसेक्शन 4 बोलता है। ठीक है, 92C का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर एओ ने आर्म लेंथ प्राइस निकाली और एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दी, तो जितनी एओ ने इनकम बढ़ाई उसके सामने आपको चैप्टर 6 के डिडक्शन है, 10AA का डिडक्शन है, वो आपको नहीं मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और बात समझना, एक और चीज ये बड़ी इंटरेस्टिंग बोलता है 92C का सबसेक्शन 4। ऑल पीपल, इसको मैं थोड़ा साइड में ले रहा हूं। हाँ, सब लोग इधर देखना, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। चलो, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, समझने की कोशिश करना। एक फॉरेन का कंपनी है जिसका नाम है होंडा। ये फॉरेन का कंपनी है। और एक इंडिया का कंपनी है जिसका नाम है हीरो लिमिटेड। ये इंडिया का कंपनी है। अब एक बात समझना, ये जो फॉरेन का कंपनी है होंडा, ये होंडा वाले हीरो वालों को नो हाउ देते हैं। हीरो वालों का जो बाइक बनाना सिखाया वो होंडा वालों ने सिखाया। तो होंडा वालों ने सपोज हीरो वालों को नो हाउ दिया। क्या दिया? नो हाउ, कि भाई बाइक कैसे बनती है, क्या है, वो सब दिया, नो हाउ। और आज भी ये नो हाउ यूज कर रहे हैं होंडा का। अब एक बात समझना, इस नो हाउ के लिए हीरो लिमिटेड जो इंडिया का कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी ने क्या किया पता है? इस नो हाउ के लिए होंडा को ये लोग रॉयल्टी देते हैं। क्या देते हैं? रॉयल्टी देते हैं। और बेटा रॉयल्टी है ना, वो इस साल 200 करोड़ की रॉयल्टी है। कितने करोड़ की रॉयल्टी है? 200 करोड़ का रॉयल्टी है। अब एक बात समझना, फॉरेन का कंपनी है होंडा लिमिटेड, इंडिया का कंपनी है हीरो लिमिटेड। हीरो लिमिटेड नो हाउ यूज करती है जो होंडा का है, तो होंडा को ये लोग रॉयल्टी देते हैं 200 करोड़ का। और एक बात बताओ, जो फॉरेन का कंपनी है होंडा लिमिटेड, उसके लिए रॉयल्टी टैक्सेबल होगा, क्योंकि सेक्शन 9 जो बोलती है, अपन आगे जाके इसके नेक्स्ट टॉपिक है वो कल परसों से सेक्शन 9 वगैरह वो सब लेंगे, एनआर का टैक्सेशन वगैरह। तो एक बात समझना, एक सेक्शन 9 बोलती है कि अगर मान लो फॉरेन की कंपनी को कोई रॉयल्टी मिलती है फॉर यूज ऑफ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी वगैरह इन इंडिया में, और वो इंटेंजिबल इंडिया में यूज हो रहा है और उससे रिलेटेड अगर कोई रॉयल्टी मिलती है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाती है और उस पर इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो एक बात बताओ, जो होंडा है वो होंडा के हाथ में इस रॉयल्टी पे इंडिया में टैक्स लगेगा। और रॉयल्टी पे टैक्स कौन सी रेट से लगेगा? तो एक बात समझना, एक सेक्शन होती है 115A करके, और 115A बोलती है कि यहां पे रॉयल्टी पे जो टैक्स लगेगा वो होंडा को सिर्फ 10% से लगेगा। तो सपोज जब 10% से टैक्स लगेगा, तो एक बात बताऊं, यहां पे इंडिया का जो कंपनी है वो इस पे टीडीएस भी काटेगा। और टीडीएस काटा कौन सी रेट से? 10% से। सपोज 20 करोड़ का टीडीएस काट लिया। 20 करोड़ का टीडीएस काट लिया किसने? हीरो लिमिटेड ने। जो हीरो लिमिटेड इंडिया का कंपनी है, वो हीरो लिमिटेड ने 20 करोड़ का टीडीएस काट दिया 10% एट द रेट 10% ऑन 200 करोड़। तो 20 करोड़ का इन्होंने टीडीएस काट लिया। अब एक चीज समझना आप लोग, हुआ क्या पता है? अब देखना, मैं जो बोल रहा हूं वर्ड्स पे ध्यान देना। हुआ क्या कि ये हीरो लिमिटेड का आर्म लेंथ प्राइस है ना, वो आर्म लेंथ प्राइस मान लो एओ ने निकाला। हीरो लिमिटेड का आर्म लेंथ प्राइस है, वो आर्म लेंथ प्राइस एओ ने निकाला। और एओ बोलता है कि यहां पे जो रॉयल्टी दिया है ना आपने 200 करोड़, ये 200 करोड़ अलाउ नहीं होना चाहिए। एओ बोलता है कि एओ के हिसाब से आर्म लेंथ प्राइस आया वो सिर्फ 150 करोड़ आया। एओ बोलता है कि रॉयल्टी जो होना चाहिए उसकी जो आर्म लेंथ प्राइस है वो सिर्फ 150 करोड़ है। तो एक बात बताओ, हीरो वाला जो अपना पीएनएल बनाएंगे, हीरो वाले अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम इन्होंने रॉयल्टी पहले डाला कितना होगा? 200 करोड़। लेकिन एओ क्या करेगा? अब यहां अलाउ कितना करेगा? वो एओ अलाउ करेगा वो सिर्फ 150 करोड़ करेगा, क्योंकि एओ के हिसाब से आर्म लेंथ प्राइस है, वो आर्म लेंथ प्राइस कितना होना चाहिए? 150 करोड़। तो एओ यहां पे रॉयल्टी अलाउ कितना करेगा? 150 करोड़ करेगा। मतलब 50 करोड़ से हीरो लिमिटेड का प्रॉफिट बढ़ा देगा। अब यहां क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि क्या होंडा जो जापानीज कंपनी है, होंडा जो फॉरेन का कंपनी है, होंडा ये बोल सकती है क्या
जो होंडा है वो होंडा ये बोल सकती है कि सर जब इसको उसको आगे वाले को हीरो को जब खर्चा ही 150 करोड़ अलाउ हुआ है तो हमारे हाथ में इनकम भी सिर्फ 150 करोड़ ही टैक्सेबल होगा, और जब हमारा ऑलरेडी 200 करोड़ पे टीडीएस कट चुका है तो आप हमको 5 करोड़ का टीडीएस वापस कर दो। क्या होंडा ऐसा बोल सकता है क्या? मतलब यहां हीरो का इनकम ये चेंज कर रहा है। क्या होंडा ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है क्या व्हेन एक्सपेंडिचर अलाउड टू हीरो इज ओनली 150 करोड़ सो आवर इनकम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 150 करोड़ एंड आवर टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेड 20 करोड़ सो यू शुड रीएम्बर्स अस द 5 करोड़ का टीडीएस, बिकॉज जब 150 करोड़ उधर अलाउ हुआ है तो हमको टैक्सेबल भी 150 करोड़ होना चाहिए, और हमारा जो टीडीएस 20 करोड़ कटा है उसमें से 5 करोड़ का टीडीएस हमको रिफंड कर दो। क्या ऐसा होंडा बोल सकती है? क्या आंसर इज नो। बेटा लॉ ये बोलता है होंडा के लिए जो इनकम होगी ना वो इनकम तो 200 करोड़ ही रहेगी, इनकम चेंज नहीं होगी, इनकम चेंज नहीं होगी, ऐसा 92C का सबसेक्शन 4 बोलता है। तो 92C का सबसेक्शन 4 दो चीजें बोलता है। पहली चीज तो अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर ने आर्म लेंथ प्राइस निकाला और उसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई तो जितनी इनकम बढ़ गई उसके सामने कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज अगर मान लो कोई खर्चे की बात हो रही है और खर्चा आर्म लेंथ प्राइस पे कम अलाउ हुआ तो भी आगे वाले की इनकम है वो पूरी रहेगी, आगे वाले का कंप्यूटेशन चेंज नहीं होगा। इधर हीरो का कंप्यूटेशन चेंज होगा लेकिन बेटा होंडा का कंप्यूटेशन है वो होंडा का कंप्यूटेशन चेंज नहीं होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। नाउ सबसेक्शन 4, मैंने आपको नंबर 4 करवाया सबसेक्शन का। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो वेयर द आर्म लेंथ प्राइस इज डिटरमाइंड बाय एओ अंडर सबसेक्शन 3। अगर 3 में एओ ने आर्म लेंथ प्राइस निकाली, the assessing officer may compute the total income of assessee having regard to the arm length price so determined। मतलब जो डिटरमाइन की उसके हिसाब से वो उसकी क्या निकालेगा, जो आर्म लेंथ प्राइस उसने डिटरमाइन की उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसके हिसाब से वो उसकी इनकम निकाल देगा, प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और अंडर चैप्टर 6A shall be allowed in respect of amount of income by which total income of assessee is enhanced after computation of income under this subsection। मतलब जितनी इनकम एनहांस होती है उसके सामने आपको 10AA के या फिर तुम्हारे 6A के डिडक्शन है वो डिडक्शन नहीं मिलेंगे जितनी इनकम एनहांस होती है उसके सामने। और दूसरा पॉइंट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the total income of associate enterprise is computed under this subsection। मतलब associate enterprise मतलब हीरो का यहां कंप्यूटेशन हो रहा था, ठीक है। on the determination of arm length price paid to the another associate enterprise from which tax has been deducted or was deductible under the provision of the chapter 17B, that is TDS chapter, the income of other associate enterprise मतलब Honda shall not be recomputed by reason of such determination of arm length price in case of the first mentioned person। मतलब हीरो की इनकम चेंज होने से होंडा की इनकम है उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा। आगे आप इसको फोटो को बना दो, 2 फोटो देख रखे हैं, इस दोनों को बना दो एज इट इज, आप कॉपी मार दो इसको।